Today we are going to discuss about 12th century Renaissance. So 12th century Renaissance क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ये जो 12th century Renaissance है, ये टर्म कॉइन किया था, पॉपुलराइज किया था स्कॉलर चार्ल्स होमर हॉस्किंस इन द ईयर 1927 में. ये 12th century Renaissance जो है ये 14th century Renaissance के साथ कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फ़र्क है. ओके, या ये रीबर्थ नहीं है, बट यहाँ पे ये 12th century Renaissance में इंटेंसिफिकेशन ऑफ लर्निंग होता है ड्यूरिंग द मिडीवियल टाइम्स, और इसका पीरियड है 1050 से लेके 1200 तक. इस रेनासा में लाइक 12th century रेनासा में लैटिन कल्चर को बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, गुरुत्व दिया जाता है. एंड इंक्लूडेड दूसरे रिवाइवल भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन द केस ऑफ पेंटिंग्स एट्सेट्रा. लेकिन मतलब 14th century रेनासा में भी वो होता है, बट इट हैज़ सम डिफरेंसेस. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो ये कैरोलिन रेनासा जो है, जो शार्लेमेन के टाइम पे ये डेवलप जो हुआ था, ये इसको बेस बनाकर 12th century रेनासा तय होता है. 10th to 11th centuries में जो जितना भी चैलेंजेस था, बिकॉज वी नो पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था यूरोप में, तो जर्मनी और मॉन्टे कैसिनो जैसे जगहों पे कैरोलिन रेनासा का कुछ ट्रेडिशंस भी कंटिन्यू किया था. एंड इफ़ वी लुक इनटू मॉन्टे कैसिनो, बेनेडिक्टाइन ट्रेडिशन जो है, सेंट बेनेडिक्टाइन का आइडल्स उनका जो ऑर्डर्स है वो स्टिल कंटिन्यू हुआ था एंड हो रहा था. एंड देन शिफ्ट फ्रॉम मोनास्टिक टू कैथेड्रल स्कूल, जहाँ पे जो शिफ्ट है रूरल एजुकेशन से अर्बन एजुकेशन में शिफ्ट परिवर्तन हो रहा था. ब्रॉडर यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वी नो कि इन्वेस्टिचर सेरेमनी में किस तरीके से पैपेसी और मोनार्क के बीच में क्लैशेस होता है, और ये क्लैशेस जो है अपना सुपीरियरिटी प्रूव कराने के लिए होता है. तो ये अपना सुपीरियरिटी प्रूव करने के लिए दे बोथ लाइक पैपेसी और द मोनार्की अपने अपनी जगहों पे मतलब इफ़िशिएंट तरीके से अपना ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करने के लिए लॉज प्रिपेयर करता है जो स्टेबल हो. ओके, और यहाँ पे स्टेबल रखे, पूरा एरिया को स्टेबल रखने के लिए एंड एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए लॉज इम्प्लीमेंट किया कर देता है. और यहाँ पे कॉजेज़ क्या क्या था इस 12th century रेनासा में. इकोनॉमिक कॉजेज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्रीकल्चरली एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था, क्योंकि वी सी दैट मोनास्टिसिज्म की ही अगर हम बात करें तो ड्यू टू मोनास्टिसिज्म सिंस बेनेडिक्टाइन के आइडियोलॉजी पे ह्यूमन लेबर, मैनुअल लेबर एट द सेम टाइम प्रेयर. ओके, सो दीज टू थिंग्स, इस दोनों चीज़ों को मतलब एम्फसाइज किया था. तो ऑब्वियसली प्रेयर एंड लिटर्जी का काम तो होता था, बट एट द सेम टाइम ह्यूमन लेबर, द मॉन्क्स दे स्टार्टेड इंगेजिंग देमसेल्व्स इन एग्रीकल्चर. ओके, एंड देन ऑब्वियसली उनको कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, तो ये सब टेक्निक्स भी दे गॉट इंगेज्ड इनटू. और फिर पॉपुलेशन ग्रोथ भी दैट टाइम हो रहा था, एंड देन एग्रीकल्चर का ग्रोथ होने से पॉपुलेशन भी ग्रो होता है, और फिर एज अ रिज़ल्ट नौगरायन भी हो रहा था. ओके, सो सेंटर्स लाइक वेनिस एंड पीसा बिकेम द मतलब सेंट्रल टाउन्स, मतलब मेन जो टाउन्स बन गया था वाणिज्य करने के लिए. ओके, और यहाँ पे पॉलिटिक्स पे अगर हम देखें तो क्रूसेड, उस दैट टाइम वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ क्रूसेड. और तो यहाँ पे शुद्ध वॉर नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा था. ओके, क्रिश्चियन कल्चर एंड इस्लामिक कल्चर के बीच एक्सचेंज भी हो रहा था. एंड एक्लेसियास्टिकल के अगर हम बात करें तो चर्च जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोनास्टिक मूवमेंट्स आता है, जैसे कि क्लूनियाक, बेनेडिक्टाइन मोनास्टिसिज्म के बाद आता है क्लूनियाक्स, एंड देन सिस्टर्शियंस आता है. तो उनका अलग अलग तरीके का रिफॉर्म्स था. ओके, जहाँ से उनका लाइक सभी को लाइक डिसिप्लिन चाहिए था, एंड वो डिसिप्लिन और काम जो है उन्होंने
इंजीनियरिंग के टेक्निक्स जानने में, लिटर्जी को डेवलप करने में, और एग्रीकल्चर को डेवलप करने में, प्रेयर करने में। तो इन सब चीज़ों में वो लगा लिया, लाइक वो डिसिप्लिन और काम उन्होंने लगा लिया, जहाँ से बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी डेवलप हो गया। ओके, स्कॉलरली डेवलपमेंट भी होता है। ओके, इसी की वजह से। और ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन जो है वो भी मतलब हो रहा था। ओके, बिकॉज ऑफ द पिलग्रिमेज, ट्रेड रूट्स, ये सब जो है इसके वजह से ट्रैवल और कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा मतलब इजी बन रहा था, लाइक डेवलप कर रहा था। तो दीज आर द ट्रेड रूट्स, जहाँ से मतलब उस समय ट्रेड किया जाता था, वाणिज्य किया जाता था। वी कैन सी द ब्लू लाइन इज़ द सी रूट। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वेनिस, और वेनिस जो है ये मेडिटेरेनियन, जो ये मतलब मेडिटेरेनियन सी को कैसे ये कनेक्ट करता है। ओके, और यहाँ पे लैंड और सी से मतलब ये कनेक्ट होता है। ओके, और इस एरिया पे नॉट जस्ट मतलब अर्बनाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे इस एरिया पे ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी होता है, जहाँ से फिलोसॉफिकल लर्निंग ये सब भी निकलता है। ओके, रैडिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट। ओके, ऑल दिस थिंग्स हैपन्स इन दिस एरिया। ओके, इंक्लूडिंग लंदन जो इंग्लैंड पे है। एंड वी हैव लाइक आई सेड इंटेलेक्चुअल सेंटर्स। तो मोनास्ट्री जो है वो कैथेड्रल स्कूल्स पे कन्वर्ट होता है, एंड देन नॉट कन्वर्ट एग्जैक्टली कन्वर्ट, बट शिफ्ट होता है। ओके, एंड देन यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग, लाइक इन द केस ऑफ थियोलॉजी ऑल्सो, लाइक थियोलॉजी के केस पे, ओके, स्टडी ऑफ रिलीजन पे भी ये लॉजिकली सोचना इंक्लूड होता है। ओके, बिकॉज we have studied about the scholars, like who during the time of scholasticism कौन स्कॉलर्स थे, लाइक थॉमस एक्विनस, पीटर एबेरल्ड। ओके, तो इन सब स्कॉलर्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड क्रिश्चियन आइडियोलॉजी और लॉजिकल थिंकिंग दोनों एक साथ मिक्स करके चलना दे स्टार्टेड टू डू। ओके, फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ भी ग्रो होता है, सैलर्नो, बोलोग्ना, पेरिस, ऑक्सफोर्ड में अपना अपना स्पेशलाइजेशन वहाँ पे होता है। गिल्ड लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मास्टर्स और स्टूडेंट्स का एसोसिएशन होता था। ओके, जहाँ पे दे यूज टू डिबेट, दे यूज टू डिस्कस अबाउट सेवरल टॉपिक्स इंक्लूडिंग रिलीजन। ओके, क्रिश्चियनिटी के बारे में। ओके, और एरिस्टोटल का जो वर्क्स है उसके बारे में। सो दे यूज टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन दोज एसोसिएशन, जो बाद में यूनिवर्सिटीज़ का रूप लेता है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स वेर ऑल्सो हेल्प्ड in making 12th century Renaissance a successful one. तो 12th century Renaissance में it was a period of classical learning. Okay, like revival हो रहा था classical learning के बारे में। तो लैटिन क्लासिक्स जितना भी थे, ओके, वर्जिल, ओविड, सिसेरो, हॉरेस का जो राइटिंग्स था वो बहुत ज़्यादा पढ़ने और वहाँ पे कमेंट, लाइक डिस्कशन, उसके बारे में डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया। ग्रामर और रेटोरिक्स का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ओके, ग्रामर वाज नॉट जस्ट अबाउट सिंटैक्स, बट यहाँ पे कैसे एक पोइट को इंटरप्रेट किया जाता है, ओके, व्याख्या किया जाता है, ये सब भी अब मतलब डिस्कस होने लगा। एंड देन रेटोरिक की कैसे एक सिंपल वर्ड को कैसे अच्छे तरीके से बोला जाए, ओके, ताकि अपने बात को और ज़्यादा कन्विंस कर सके। तो ये एक शैली भी डेवलप होता है। एंड डॉग्स ऑन द सोल्जर ऑफ जायंट, तो आई हैव प्रिपेयर्ड ये एक इमेज। तो ये जो यहाँ पे ये डॉफ ऑन द सोल्जर्स ऑफ जायंट जो है, ये एक मेटाफर है, ओके, जो जॉन ऑफ सैलिसबरी ने ये किया है। AI की मदद से मैंने ये इमेज मतलब ये किया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डॉफ जो है वो जायंट के शोल्डर्स पे बैठा हुआ है। तो ये एक मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, ओके, मेडिवल टाइम्स पे, जहाँ पे ये डॉफ
जो है वो मेडिवल स्कॉलर्स को सिग्निफाई करता है, और जो जायंट है वो एंशियंट टेक्स्ट या एंशियंट नॉलेज को सिग्निफाई करता है, जहाँ से ये रेनासा होने में सक्सेसफुल रहा है। ओके, और एंशियंट टेक्स्ट जैसे हम एरिस्टोटल की ही बात करते हैं। एरिस्टोटल का जो लॉजिकल आइडियाज़ है वो अब डिबेट करना, वहाँ पे उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, ओके, उस आइडिया के बारे में डिस्कस करना। सो ऑल दीज हेल्प्ड, ओके, टू मतलब नॉट जस्ट इन केस ऑफ रिलीजन बट इन मेकिंग ऑफ द लॉज। तो सभी क्षेत्र ये इस तरीके का विचार क्रिएट हो रहा था। ओके, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द एंशियंट टेक्स्ट। तो ये जो एंशियंट टेक्स्ट जो जायंट है, ये हमारा एंशियंट नॉलेज बहुत वास्ट है, जहाँ पे मेडिवल स्कॉलर्स उसी को लेके आगे जा रहा है। सो इट सिग्निफाइज इन दिस वे। तो ये जो पूरा एक मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। ओके, तो ये इस तरीके का जो आइडियाज़ है वो आना स्टार्ट हो गया था 12th सेंचुरी रेनासा पे। यहाँ पे नॉट जस्ट अबाउट रिवाइवल, लेकिन मतलब जो एंशियंट टेक्स्ट है वो तो रीड किया जा रहा था, बट एट द सेम टाइम ट्रांसलेशंस भी हो रहा था। ओके, और नॉट जस्ट ऑफ ग्रीक बट ऑफ इस्लामिक टेक्स्ट को भी, पर्शियन टेक्स्ट को भी यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा था। ओके, अल खवारिज़मी, यहाँ पे आई हैव गिवन द नेम ऑफ द अरबिक स्कॉलर्स, और उनका जो किताबें हैं। अल खवारिज़मी स्कॉलर्स लाइक इब्न सिना, इब्न रशद, इब्न अल हातम, अल राज़ी। तो ये सब, उन सब का जो राइटिंग्स है वो भी अब ट्रांसलेट होना शुरू हो गया, बिकॉज फ्रॉम अरबिक टू लैटिन भाषाओं में, एंड उनका जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो डिफरेंट एरियाज़ पे उन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। ओके, फॉर एग्जांपल इब्न रशीद का अगर हम देखें तो फ़िलासफ़ी में उनका कमेंटरीज ऑफ एरिस्टोटल उनका किताब था, तो उसको भी अब ट्रांसलेट करके उनका भी आइडियाज़ अब शेयर होना शुरू हो गया। ओके, सो इट वाज, जो लर्निंग था वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है इन दिस वे। ओके, और अल खवारिज़मी का अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स, उनका जो किताब है वो भी ट्रांसलेट होना मतलब हो गया, और शेयर उनका जो नॉलेज है रिगार्डिंग अलजेब्रा एंड डेसिमल सिस्टम, ये भी शेयर होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो सेवरल फील्ड पे, अलग अलग फील्ड पे उनका जो अरबिक लिटरेचर है वो ट्रांसलेट होना शुरू हो गया, एंड यहाँ से एक शेयर्ड नॉलेज भी क्रिएट होता है। और यहाँ पे नॉट जस्ट अरबिक टू लैटिन, बट यहाँ पे ग्रीक टू लैटिन भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा था। ओके, यहाँ पे स्पेन फोकस्ड ऑन अरबिक सोर्सेस, बट वेनिस पे जो है इटली और सदर्न इटली एंड सिसिली पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड इट्स ओरिजिनल ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ग्रीक लिटरेचर को पे ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट जितना भी था उसको ट्रांसलेट करके वहाँ से भी शेयर्ड नॉलेज हो रहा था। ओके, और जेम्स ऑफ वेनिस जो है, ही इज़ क्रेडिटेड विथ बीइंग द फर्स्ट टू ट्रांसलेट एरिस्टोटल का नया लॉजिक जो काम है वो ग्रीक टू लैटिन में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो ये यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि ऑक्सफोर्ड, बोलोग्ना, तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ पे भी ये यूज़ हो रहा था। ओके, और बुर्गुंडियो इन पीसा, द लॉयर एंड डिप्लोमेट हु ट्रैवल टू कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड ही फोकस्ड हेविली ऑन द साइंस ऑफ लाइफ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉर्पस ट्रांसलेट किया है। ओके, जो ग्रीक मतलब ग्रीक का जो जितना भी ग्रीक राइटिंग्स है वो सब ट्रांसलेट करके ट्रांसलेशन किया है लैटिन पे। ओके, एंड वी हैव स्कॉलस्टिसिज्म एंड फिलोसफी तो है ही। ओके, दे हेल्प्ड इन द मेकिंग ऑफ 12th सेंचुरी रेनासा सक्सेसफुल वन। ओके, और यही पीरियड में ही 12th सेंचुरी रेनासा के टाइम पे भी स्कॉलस्टिसिज्म वाज एट इट्स पीक। ओके, और यहाँ पे एज आई सेड बहुत ज़्यादा एरिस्टोटल का जब से एरिस्टोटल का जो लॉजिक का किताब मतलब ट्रांसलेट हुआ है, ओके, या यूज़ हुआ है, ये अप्लाई भी होता है नॉट जस्ट
in the case of laws but also in the case of religion. Okay, और यहाँ पे figures like Peter Aberalt, Anselm of Canterbury. Anselm of Canterbury फादर ऑफ स्कॉलिस्टिसिज्म माना जाता है. ओके, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक एंड रिलीजन को एक ही साथ पढ़ने के लिए उन्होंने एम्फेसाइज किया था. ओके, स्कॉलिस्टिसिज्म बैलेंस्ड फेथ एंड रीज़न. तो यहाँ पे स्कॉलिस्टिसिज्म में अपना जो फेथ है एंड रीज़न है उन दोनों को बैलेंस करके चलना हेल्प किया. ओके, एंड यहाँ पे रैशनल इंक्वायरी पे भी उन्होंने फोकस दिया. ओके, स्कॉलिस्टिसिज्म के टाइम पे यहाँ पे रैशनल थिंकिंग एट द सेम टाइम फेथ. ओके, क्रिश्चियन फेथ और रैशनल थिंकिंग को मिक्स करके, लाइक थॉमस एक्विनस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इस फील्ड पे. ओके, और नाउ वी हैव कम टू अ कंक्लूजन कि कैसे तो ऑल दीज वर द की कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ 12th century रेनेसां. 12th century was a dynamic era of renewal among continuity. तो ये एक continuity भी था, at the same time renewal भी था. बट यहाँ पे जो differences है we can see in the case of art and architecture बहुत सारा like we can see differences like 14th century रेनेसां के साथ बहुत ज़्यादा differences है. Okay, so thank you for today.